नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम प्लेनेट। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारा एक ओल्ड स्टूडेंट प्रिंस राठौर, जिसका CDS 1 2025 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यहां पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये बच्चा 5 बार इस परीक्षा में, इस एग्जाम में फेल हुआ है। छठे अटेम्प्ट में इस बच्चे ने एग्जाम निकाला, अपना SSB इंटरव्यू पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया एंड फाइनली मार्च एंड में प्रिंस ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। एंड वेरी सून, है ना, ये कमीशन ऑफिसर बन जाएगा हमारी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में। कुछ ऐसे सवाल जो बच्चों के मन में हमेशा रहते हैं प्रिपरेशन को लेके, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कुछ बेसिक डाउट्स, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में, फालतू की खिचड़ी नहीं पकाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है भाई? तो प्लीज और इस सेशन को प्लीज उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना जो CDS की तैयारी कर रहे हैं। प्रिंस, सबसे पहला क्वेश्चन भाई, तुम रिकमेंड हुए छठे अटेम्प्ट में, 5 बार एग्जाम में निकला, ये 5 बार फेल आप हुए, फिर छठी बार में आपका पेपर निकला। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसने CDS 125 क्लियर किया, 2025 क्लियर किया, और 2024 से इस एग्जाम का पैटर्न काफी टिपिकल हो चुका है। आप देख लेना, मतलब 2023 तक पेपर का स्टैंडर्ड काफी नॉर्मल था, पर 2024 से इस पेपर का लेवल काफी हाई हो चुका है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2024 मतलब 25 साल अगर आपने एग्जाम निकाला तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी। पहला क्वेश्चन है कि 5 बार आप फेल हुए, ऐसा क्या था तब जब आप फेल हो रहे थे, और 25 में ऐसा क्या कर दिया कि एग्जाम निकाल के सिलेक्ट भी हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। जो मेरा प्राइम रीज़न था 5 बार फेल होने का, वो था मेरा केयरलेस एटीट्यूड और मेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी ना होने के कारण जो मैं 5 बार फेल हुआ। मैंने अपना प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट किया था और मैं 5 बार लगातार फेल हुआ। उस टाइम पे मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, जिसके कारण मैं पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा था और ना ही मैं इतना भी अपने अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी को बना पा रहा था ताकि मुझे एग्जाम में बेनिफिट मिले। जैसे मेरी एज निकल रही थी, मेरे 10th फिनिश हो रहे थे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे 10th फिनिश हो जाएंगे तो मेरा ड्रीम ही रह जाएगा। तो बाद में मैंने अपने स्ट्रेटेजी पे काम किया, मैंने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई, जो मेरे वीक एरियाज थे इन पे मैंने काम करना शुरू किया और सर की गाइडेंस में, सर की मेंटोरशिप में, सर से गाइडेंस ली मैंने और कुछ ऐसे मुझे इनोवेटिव आइडियाज़ मिले जिससे मेरी प्रिपरेशन को और 4 चांद लग गए। और मैंने CDS 125 को एग्ज़ाम क्लियर किया और 6 अटेम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और मेरा SSB फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मैंने क्रैक किया। और जो मेरे वीक एरियाज थे, अपना मेरा केयरलेस एटीट्यूड, स्मार्ट स्ट्रेटेजी ना होना, उसको मैंने ओवरकम किया और अपने जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज को उनको और फोकस किया और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ मैंने एग्जाम को क्रैक किया। तो कुल मिला के प्रिंस का जो पॉइंट है 5 बार फेल होने का, वो ये था कि केयरलेस, तब सीरियसनेस नहीं थी, हो जाएगा, एक होता नहीं वो एकदम लड़कों वाली, अरे कर लेंगे देख लेंगे। फिर जब पता चला कि हाँ यार यहाँ तो बात बन नहीं रही, तो फिर सीरियस हो गए। ठीक है, देखो सच एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। अगला क्वेश्चन, अभी 12 अप्रैल को CDS एग्जामिनेशन है, CDS 1 2026। इन बच्चों के पास अभी 2 महीने हैं। इन 2 महीने में इनका रूटीन कैसा होना चाहिए? फ्रॉम माइक को पास। लास्ट के 2 मंथ में आपका जो रूटीन होना चाहिए वो बेसिकली आपका 2 चीज़ों फोकस होना चाहिए, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो उतना ही एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाएंगी। आपने जो पढ़ा है एग्जाम में अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, एग्जाम क्रैक भी नहीं होगा। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। आपके जो सेल्फ नोट्स है, आपने सर से पढ़ रखा है, आपने सर से गाइडेंस ली है, उसके बाद साथ साथ आप अपनी NCERT बुक्स हैं या रेफरेंस बुक होगी, उनको रिवाइज करते रहो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो डेली। अपने सेक्शनल टेस्ट देते रहो साथ साथ और वीकली मॉक टेस्ट लगाओ। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी से क्या होगा कि एग्जाम में जब बैठोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो उससे डरोगे नहीं। तो प्रैक्टिस जितनी कर सकोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द ओनली की विच विल गेट यू थ्रू दिस एग्जाम। और रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, दीज आर 2 स्ट्रेटजीज विच विल डेफिनेटली विल गिव यू अ बूस्ट इन दिस परफॉर्मेंस। अब ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोल दी कि रिवीजन करना है, 2 महीने में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है वो क्या रिवीजन करेगा, वो क्या प्रैक्टिस से करेगा? क्योंकि शॉर्टकट्स वाले बहुत लोग हैं कि भाई लास्ट के 3 महीने में पढ़ लेंगे। और ऐसा नहीं, जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट होता है वो 2-3 महीने पढ़ के एग्जाम फाइट भी कर जाता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने भी कुछ खास पढ़ा हुआ नहीं है, वो क्या करे? इसमें कुछ खास पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि जो PIQs हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो जाए। PIQ से उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और क्वेश्चन कैसे रेज हो रहे हैं। तो PIQ से अगर जाओगे तो आप PIQ से आपको जो इंग्लिश का हो गया और GS का नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे। GS में कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज उसकी है, उसके अकॉर्डिंग आप अब 2 महीने के अंदर उसको फोकस करो। जैसे साइंस का वेटेज काफ़ी है, करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी है, इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ चुका है, पॉलिटी का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, पर जैसे हिस्ट्री बहुत वास्ट है पर उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो सेक्शन वाइज जाओ
कि वेटेज जिसका ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जीएस में उतना ही आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और इंग्लिश का प्रैक्टिस ही है, और जो नया पैटर्न चेंज हो रहा है, अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। 2 महीने में ये नहीं हो पाएगा कि आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, पर मैक्सिमम अपना अटेम्प्ट दो, मैक्सिमम अपना जितना भी एफर्ट डाल सकते हो उतना दो, ताकि बेस्ट से बेस्ट दे सको। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट चांस अच्छा करना, नेक्स्ट चांस में डेफिनेटली यू विल मेक इट। तो जैसे प्रिंस ने बहुत अच्छी बात बोली कि पीवाई की उसको देखो पिछले 2-3 साल के, और जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो। जैसे ज्योग्राफी हो गया, 18-19 क्वेश्चन फिक्स हैं। पॉलिटी का कम हुआ है, इको पढ़ लो अच्छे से, अभी बजट वगैरह आया है। तो लास्ट 2 से 3 साल के पीवाई क्यूज देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग पढ़े। प्रिंस, एक सबसे मेन क्वेश्चन, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, जो डिटेल में अपना सिलेबस कवर नहीं करते, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा पेपर ये है नहीं, और लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। पहला क्वेश्चन, अगर किसी को सीडीएस एग्जाम क्लियर करना है, वो एकदम जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो मिनिमम कितना समय उसे पढ़ना चाहिए, कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए? एक तो ये चीज बताएं। सर आप हमेशा कहते हो कि एग्जाम को अप्रोच करने से पहले एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स जानो, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। तो जीएस इतना वास्ट है कि जीएस को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, पर बच्चे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि कुछ वीडियोस देख ली तो उनसे कवर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से आ रहा है इस बार 2024 ऑनवर्ड्स, तो उसमें पैटर्न में बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, और इन डेप्थ डिटेल पूछ रहा है क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल है, क्वेश्चंस का लेवल जो वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो उसके लिए एनसीईआरटीज, रेफरेंस बुक्स और इन डेप्थ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्टकट्स लोगे तो फिर ट्रेजेडी ही होगी लास्ट में जाके, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है उससे। मैं इनको हमेशा बोलता हूँ कि आज के समय पे अगर आपको सीडीएस एग्जाम निकालना है तो कम से कम मिनिमम 6 महीने, ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, उतना देना पड़ेगा। वरना जनरली तो अगर आप कॉलेज में हो तो एटलीस्ट 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दें। मतलब क्योंकि करते करते अब आप देखो, ऐसा नहीं है, अभी देखो कितनी पुरानी फोटो है प्रिंस की, ये सेम ही है, बस तब भाई थोड़ा बाल बुल बड़े हुए थे, फिर पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आके लड़का बिल्कुल चेंज हो गया। ये मेरे ख्याल से 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2022 या 23 की फोटो, 22 की फोटो है हमारी। तो आप सोचो, अगर 2022 से लड़का प्रिपरेशन कर रहा है तो अभी 2026 में जाके सिलेक्शन हुआ है, मतलब पिछले 3-4 साल लग गए उसके। और अच्छा, शुरू में 5 अटेम्प्ट में फेल होने का रीजन वो दे चुका है कि केयरलेसनेस, तो उससे अच्छा है कि केयरलेस ना दिखा के पहली पढ़ लो। अगर पहली पढ़ ले तो पहली सिलेक्शन हो जाता। तो समय देना पड़ता है ना। तो ये रिजल्ट है प्रिंस का, आप देख सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंस राठौर। तो समय देना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से ये एग्जाम की तैयारी नहीं होती है ना। अच्छा, ये चीज आजकल बहुत मार्केट में चल रही है। मैंने भी वन शॉट वीडियोस लिए रिवीजन के लिए, वो वीडियोस को मैं गलत नहीं मानूंगा, पर हाँ, उन वीडियोस को देख के सिर्फ एग्जाम निकल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो ये वन शॉट वीडियोस देखते हैं। उस बच्चे के लिए वन शॉट वीडियो बहुत अच्छा है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिसने पढ़ा हुआ है, तो वो रीजन के लिए देखे, अच्छा है। और मैं कह रहा हूं कि चलो, अगर आपकी प्रिपरेशन भी, आप उस वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। पर सिर्फ वन शॉट वीडियोस पे डिपेंड होना कितना सही है प्रिंस? सर वन शॉट वीडियो डिपेंड होना बिल्कुल सही नहीं है एक तरीके से। अगर जैसे सपोज करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, तो करंट अफेयर्स का आपने वन शॉट वीडियोस अटेंड कर लिए, तो उनसे आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लो एग्जाम में। पर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप साइक, आपका आईओ, जीटीओ, यहाँ पे करंट अफेयर इन डेप्थ पूछा जाता ही है। इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन रेज होते हैं करंट अफेयर से, तो उनको आपको जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो वन शॉट वीडियो सिर्फ एक, अगर आपको कॉन्सेप्ट ने बताया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो रिवीजन के लिए ठीक है, वो काम चल जाएगा उसे। पर अगर बच्चा जो इनिशियली इसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जो वन शॉट वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आती है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको आपको एक अच्छे टीचर से आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, आपको इन डेप्थ एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अच्छा कर पाओगे। तो देखो, ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ वन शॉट से हो जाए ऐसा नहीं होने वाला, राइट। और अगली बात ये है कि इंग्लिश को कितना समय देना चाहिए, इंग्लिश और मैथ्स को? इंग्लिश और मैथ्स को देखना चाहिए कि आपका वीक एरियाज कौन सा। अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आप पर डे 2 आवर्स दे सकते हो आराम से, प्रैक्टिस करो, उसमें रिवाइज करो। मैथ्स भी इंग्लिश में बेसिकली डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1.5 आवर, आपका अगर इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, तो 2 आवर्स प्रैक्टिस के लिए दो। आपकी जो इश्यूज जहाँ पे आ रहे हैं, कमियाँ जहाँ पे आ रही हैं, उनको अच्छे से फिगर आउट करो। अपनी इंप्रूवमेंट को मेजर करो थ्रू डेली प्रैक्टिस टेस्ट एंड डेली सेक्शनल टेस्ट, और वीकली मॉक लगाओ, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट आप उसको ऑब्जर्व कर सको, और जहाँ पे गलती है और उन पर काम कर सकोगे। तो प्रैक्टिस अपना रूटीन उसी अकॉर्डिंग बनाओ और उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहो और इंप्रूवमेंट देखते रहो। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपके बहुत से डाउट्स होंगे एसएसबी को लेके, बुक्स को लेके, इसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। करंट अफेयर्स का क्या रोल है रिटन प्लस एसएसबी दोनों के अंदर? So current affair plays a gigantic role in throughout this examination, through the in the examination's point of view, through the SSB point of view. Current affair का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत है, तो अराउंड 820 क्वेश्चन अराउंड आते ही आते करंट अफेयर से, वो भी डेप्थ में पूछते हैं।
और उसके साथ साथ एग्जाम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट अफेयर इंटरव्यू में तो पूछा जाता ही जाता है। आपके लेक्चरेट में जीडी में टॉपिक्स आते हैं जो आपके सोशल टॉपिक हो गए, जियोपॉलिटिक्स वाले टॉपिक्स हो गए, तो उनमें आपको करंट अफेयर की नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। जैसे सर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो उसमें वो बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर जीडी कर रहे हो तो आपके साथ 4 लोग बैठे हैं तो आप इजीली अपने पॉइंट्स को पुट आउट कर पाओगे, आप रख पाओगे अपने पॉइंट्स को, तो वो बहुत इफेक्टिव लगता है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा रोल है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके ओवरऑल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के बारे में आप सबको पता है, डेली मंडे टू सैटरडे इसी चैनल पर मेरी डेली करंट अफेयर्स क्लास चलती है, उसको देखा करो क्योंकि उसमें हम न्यूज़पेपर से सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर कर लेते हैं। इट इज़ इनफ, उसके अलावा बाहर जाने की बच्चों को नीड होती नहीं है। बहुत रिजल्ट्स आए हैं उस क्लास से, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, उसके बाहर जाने की नीड नहीं है। बाकी तो खैर आप 10 चीज़ें देख लो, फिर तो जितना पढ़ लो उतना कम है, पर अगर आप उस क्लास को डेली फॉलो कर लेते हैं तो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है वो। मतलब उस क्लास ने वाकई में काफ़ी बच्चों को फ़ायदा पहुंचाया है जो रिकमेंड भी हुए हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। अब आपके अपने बहुत डाउट्स होंगे, एसएसबी का कुछ बताओ, है ना गाइज, वो सब चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि बहुत से बच्चों का अभी एग्जाम है सीडीएस का, तो इस वीडियो का जो मोटिव था वो था एग्जाम ओरिएंटेड बातें करना, राइट? ठीक है। और अगली चीज़ ये है कि भाई अभी मैं प्रिंस एक चीज़ सोच रहा हूँ इनके लिए एक सीडीएस ओरिएंटेड ऑफलाइन बैच लॉन्च करने का। ठीक है, एक सेकंड गाइज, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, राइट? बट मैंने चीज़ देखी, जब मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं इनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दे पाता हूँ। बच्चों को यहाँ पे आके कंपटीशन फील होता है। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि सीडीएस 2 2026 के लिए एक ऑफलाइन बैच लॉन्च करूँ। ये इनिशिएटिव कैसा रहेगा? सर इनिशिएटिव सर आपकी मेंटरशिप के अंदर सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा। और ऑफलाइन बैच का फायदा बहुत ही अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस ही बहुत एकदम यूनिक होता है। ऑफलाइन जो मेंटरशिप आपको जो मिल सकती है वो ऑनलाइन शायद ऑनलाइन मिलेगी ही नहीं। आप ऑनलाइन नहीं डिबेट कर पाओगे 4 लोगों के साथ, ऑनलाइन आपका पर्सनल इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन आप अपनी परफॉर्मेंस को इतने अच्छे से जज नहीं कर पाओगे। पर आपके साथ जो मेंटोर होंगे, टीचर्स होंगे, आपको देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, आपकी जो गलतियां हैं उनको निकालेंगे, और आप जब डिबेट करोगे, डिस्कशन करोगे, लेक्चर यहाँ पे दोगे, आप जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वही कॉन्फिडेंस आपको एसएसबी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एसएसबी में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हो, उसका बेनिफिट ये है कि आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपके साथ साथ लोग काम क्या नाम है एसएसबी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी और आपकी 4 साल लग जाएगी। तो उसमें आपका प्लस बेनिफिट यही है कि आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर मिल रहा है, एक रियल एक्सपोजर जो एसएसबी में होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना इस एग्जाम में, सीडीएस में सिर्फ एग्जाम निकालने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद 5 दिन का जो ये टफ एसएसबी इंटरव्यू होता है, टफ तो खैर कुछ नहीं, वो लोगों ने एक हवा बना रखा है। क्वालिटी वाले पहली बार में भी रिकमेंड हो जाते हैं, ना होने वाले 9-9 10-10 बार हो जाते हैं। हम भी बाहर हुए हैं, क्या ही बोले, इनडायरेक्टली मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गाइज इंटरव्यू बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो 5 डेज का जो इंटरव्यू होता है थोड़ा सा उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो उस पर काम करना पड़ता है। मैंने अभी ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे खुल के बोल नहीं पाते, घबराते हैं, हेजिटेशन प्रॉब्लम, स्पोकन प्रॉब्लम, एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो इसलिए प्लान हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी प्रिंस ऑल दी वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फॉर योर अपकमिंग जर्नी, है ना? ऐसे ही आते रहना, है ना? देश की रक्षा करते रहना। तो गाइज कोई भी आपके डाउट्स हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेरी सून हम लोग सीडीएस का कंप्लीट ऑफलाइन बैच लॉन्च करेंगे। अगर कोई सीएपीएफ की तैयारी करना चाहता होगा तो वो भी उस बैच में आ सकता है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अपकमिंग बैचेस के लिए। ये हमारी एप्लीकेशन एग्जाम पाठशाला, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैचेस के लिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच प्रिंस, एंड और किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।